कुछ दिनों से मोमिन बहुत बेकरार था। इसका वजूद कच्चा फोड़ा सा बन गया था। काम करते वक्त, बातें करते हुए, हत्ता के सोचते हुए भी इसे एक अजीब किस्म का दर्द महसूस होता था। ऐसा दर्द जिसको अगर वो बयान करना चाहता तो ना कर सकता। बाज़ औक़ात बैठे बैठे वो एकदम चौंक पड़ता। धुंधले धुंधले ख्यालात जो आम हालतों में बेआवाज बुलबुलों की तरह पैदा होकर मिट जाया करते हैं, मोमिन के दिमाग में बड़े शोर के साथ पैदा होते और शोर ही के साथ फटते। इसके दिलो दिमाग के नरम और नाजुक पर्दों पर हर वक्त जैसे खारदार पांव वाली चूंटियां सी रेंगती रहती थीं। एक अजीब किस्म का खिंचाव इसके अज़ा में पैदा हो गया था, जिसके बायस इसे बहुत तकलीफ होती थी। इस तकलीफ की शिद्दत जब बढ़ जाती तो इसके जी में आता कि अपने आप को एक बड़े से हावन में डाल दे और किसी से कहे कि मुझे कूटना शुरू कर दें। बावर्ची खाने में गरम मसाला जात कूटते वक्त जब लोहे से लोहा टकराता और धमकों से छत में एक गूंज सी दौड़ जाती तो मोमिन के नंगे पैरों को यह लर्जिश बहुत भली मालूम होती। पैरों के जरिए यह लर्जिश इसकी तनी हुई पिंडलियों और रानों में दौड़ती हुई इसके दिल तक पहुंच जाती, जो तेज हवा में रखे हुए दिए की लौ की तरह कांपना शुरू कर देता। मोमिन की उम्र 15 बरस थी, शायद 16वां भी लगा हो। इसे अपनी उम्र के मुतालिक सही अंदाजा नहीं था। वो एक सेहतमंद और तंदुरुस्त लड़का था, जिसका लड़कपन तेजी से जवानी के मैदान की तरफ भाग रहा था। इस दौड़ ने, जिससे मोमिन बिल्कुल गाफिल था, इसके लहू के हर कतरे में सनसनी पैदा कर दी। वह इसका मतलब समझने की कोशिश करता मगर नाकाम रहता। इसके जिस्म में कई तब्दीलियां हो रही थी। गर्दन जो पहले पतली थी अब मोटी हो गई थी। बाहों के पट्टों में ईंठन सी पैदा हो गई थी। कंठ निकल रहा था। सीने पर गोश्त की मोटी तह हो गई थी और अब कुछ दिनों से पस्तानों में गोलियां सी पड़ गई थीं। जगह उभर आई थी, जैसे किसी ने एक बंटा अंदर दाखिल कर दिया है। इन उभारों को हाथ लगाने से मोमिन को बहुत दर्द महसूस होता था। कभी कभी काम करने के दौरान में गैर इरादी तौर पर जब इसका हाथ इन गोलियों से छू जाता तो वो तड़प उठता। कमीज के मोटे और खुरदरे कपड़े से भी इसकी तकलीफदेह सरसराहट महसूस होती थी। गुसल खाने में नहाते वक्त या बावर्ची खाने में जब कोई और मौजूद ना होता, मोमिन अपने कमीज के बटन खोलकर इन गोलियों को गौर से देखता। हाथों से मसलता, दर्द होता, टीसें उठती, जैसे जिस्म फलों से लदे हुए पेड़ की तरह जोर से हिला दिया गया हो। कांप कांप जाता, मगर इसके बावजूद वो इस दर्द पैदा करने वाले खेल में मशगूल रहता। कभी कभी ज्यादा दबाने पर ये गोलियां पिचक जाती और इनके मुंह से एक लेसदार लाभ निकल आता। इसको देखकर इसका चेहरा कान की लौं तक सुर्ख हो जाता। वो ये समझता कि इससे कोई गुनाह सरजद हो गया है। गुनाह और सवाब के मुतल्लिक मोमिन का इल्म बहुत महदूद था। हर वो फेल जो एक इंसान दूसरे इंसान के सामने ना कर सकता हो, इसके ख्याल के मुताबिक गुनाह था। चुनाचे जब शर्म के मारे इसका चेहरा कान की लौं तक सुर्ख हो जाता तो वो झट से अपनी कमीज के बटन बंद कर लेता और दिल में अहद करता कि आइंदा ऐसी फजूल हरकत कभी नहीं करेगा। लेकिन इस अहद के बावजूद दूसरे या तीसरे रोज तखलिये में वो फिर इस खेल में मशगूल हो जाता। मोमिन का भी बिल्कुल यही हाल था। वो कुछ दिनों से मोड़ मुड़ता जिंदगी के एक ऐसे रास्ते पर आ निकला था जो ज्यादा लंबा तो नहीं था मगर बेहद पुरखतर था। इस रास्ते पर इसका कदम कभी तेज तेज उठते थे, कभी हौले हौले। वो दरअसल जानता नहीं था कि ऐसे रास्तों पर किस तरह चलना चाहिए। इन्हें जल्दी तय करना चाहिए या कुछ वक्त लेकर आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर की चीजों का सहारा लेकर तय करना चाहिए। मोमिन के नंगे पांव के नीचे आने वाले शबाब की गोल गोल चिकनी बंटियां फिसल रही थी। वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सकता था, इसलिए बेहद मुस्तरिब था। इस इस्तराब के बायस कई बार काम करते करते चौंक कर वो गैर इरादी तौर पर किसी खोंटी को दोनों हाथों से पकड़ लेता और इसके साथ लटक जाता था। फिर इसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि टांगों से पकड़कर इसे कोई इतना खींचे कि वो एक महीन तार बन जाए। ये सब बातें इसके दिमाग के किसी ऐसे गोशे में पैदा होती थीं कि वो ठीक तौर पर इनका मतलब नहीं समझ सकता था। मोमिन से सब घर वाले खुश थे। बड़ा मेहनती लड़का था। जब हर काम वक्त पर कर देता तो किसी को शिकायत का मौका कैसे मिलता। डिप्टी साहब के यहाँ इसे काम करते हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, लेकिन इस कलील अरसे में इसने घर के हर फर्द को अपनी मेहनत कश तबीयत से मुतासिर कर लिया था। 6 रुपए महीना पर नौकर हुआ था, मगर दूसरे महीने ही इसकी तनख्वाह में 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वो उस घर में बहुत खुश था,
इसलिए कि इसकी यहां कदर की जाती थी। मगर अब कुछ दिनों से वो बेकरार था। एक अजीब किस्म की आवारगी इसके दिमाग में पैदा हो गई थी। इसका जी चाहता था कि वो सारा दिन बेमतलब बाजारों में घूमता फिरे या किसी सुनसान मकाम पर जाकर लेटा रहे। अब काम में इसका जी नहीं लगता था, लेकिन इस बेदिली के होते हुए भी वो काहली नहीं बरतता था। चुनाचे यही वजह है कि घर में कोई भी इसके अंदरूनी इंतशार से वाकिफ नहीं था। रजिया थी, सो वो दिन भर बाजा बजाने, नई नई फिल्मी तर्जें सीखने और रसाला पढ़ने में मसरूफ रहती थी। इसने कभी मोमिन की निगरानी ही ना की थी। शकीला अलबत्ता मोमिन से इधर उधर के काम लेती थी और कभी कभी इसे डांटती भी थी। मगर अब कुछ दिनों से वो भी चंद ब्लाउजों के नमूने उतारने में मशगूल थी। ये ब्लाउज इसकी एक सहेली के थे, जिसे नई नई तराशों के कपड़े पहनने का बेहद शौक था। शकीला इससे 8 ब्लाउज मांग कर लाई थी और कागजों पर उनके नमूने उतार रही थी। चुनाचे इसने भी कुछ दिनों से मोमिन की तरफ ध्यान नहीं दिया था। डिप्टी साहब की बीवी सख्त गिर औरत नहीं थी। घर में 2 नौकर थे, यानी मोमिन के अलावा एक बुढ़िया भी थी जो ज्यादातर बावर्ची खाने का काम करती थी। मोमिन कभी कभी इसका हाथ बटा दिया करता था। डिप्टी साहब की बीवी ने मुमकिन है मोमिन की मुस्तैदी में कोई कमी देखी हो, मगर इसने मोमिन से उसका जिक्र नहीं किया था। और वो इनकलाब जिसमें मोमिन का दिलो दिमाग और जिस्म गुजर रहा था, इससे तो डिप्टी साहब की बीवी बिल्कुल गाफिल थी। चूंकि इसका कोई लड़का नहीं था, इसलिए वो मोमिन की जहनी और जिस्मानी तब्दीलियों को नहीं समझ सकी। और फिर मोमिन नौकर था, नौकरों के मुतालिक कौन गौर फिक्र करता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो तमाम मंजिलें पैदल तय कर जाते हैं और आसपास के आदमियों को खबर तक नहीं होती। गैर शऊरी तौर पर वो चाहता था कि कुछ हो, क्या हो, बस कुछ हो। मेज पर करीने से चुनी हुई प्लेटें एकदम उछलना शुरू करें, केतली पर रखा हुआ ढका पानी एक ही उबाल से ऊपर को उड़ जाए, नल की जस्ती नाल पर दबाव डाले तो वो दोहरी हो जाए और इसमें से एक पानी का एक फवार सा फूट निकले। इसे एक ऐसी जबरदस्त अंगड़ाई आए कि इसके सारे जोड़ जोड़ अलहदा अलहदा हो जाए और इसमें एक ढीलापन पैदा हो जाए। कोई ऐसी बात वकू पजीर हो जो इसने पहले कभी ना देखी हो। मोमिन बहुत बेकरार था। रजिया नई तर्ज सीखने में मशगूल थी और शकीला कागजों पर ब्लाउजों के नए नमूने उतार रही थी। जब इसने ये काम खत्म कर लिया तो वो नमूना जो इन सब में अच्छा था सामने रखकर अपने लिए ओदी साटन का ब्लाउज बनाना शुरू कर दिया। अब रजिया को भी अपना बाजा और फिल्मी गानों की कापी छोड़कर उस तरफ मुतवज्जा होना पड़ा। शकीला हर काम बड़े एहतमाम और चाव से करती थी। जब सीने परोने बैठती तो इसकी नशिस्त बड़ी पुरइत्मीनान होती थी। अपनी छोटी बहन रजिया की तरह वो अफरा तफरी पसंद नहीं करती थी। एक एक टांका सोच समझ कर बड़े इत्मीनान से लगाती थी ताकि गलती का इम्कान न रहे। पैमाइश भी उसकी बहुत सही थी, इसलिए कि पहले कागज काट कर फिर कपड़ा काटती थी। यूं वक्त ज्यादा सर्फ होता है मगर चीज बिल्कुल फिट तैयार होती थी। शकीला भरे भरे जिस्म की सेहतमंद लड़की थी। हाथ बहुत गुदगुदे थे। गोश्त भरी मखरूती उंगलियों के आखिर में हर जोड़ पर एक नन्हा गड़ा था। जब मशीन चलाती थी तो ये नन्हे घड़े हाथ की हरकत से कभी कभी गायब हो जाते थे। शकीला मशीन भी बड़े इत्मीनान से चलाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी 2 या 3 उंगलियां बड़ी सफाई के साथ मशीन की हत्थी घुमाती थीं। कलाई में एक हल्का सा खम पैदा हो जाता था। गर्दन जरा एक तरफ को झुक जाती थी और बालों की एक लट, जिसे शायद अपने लिए कोई मुस्तकिल जगह नहीं मिलती थी, नीचे फिसल आती थी। शकीला अपने काम में इस कदर मुनहमिक रहती थी कि इसे हटाने या जमाने की कोशिश ही नहीं करती थी। जब शकीला ओदी साटन सामने फैलाकर अपने माप का ब्लाउज तराशने लगी तो इसे टेप की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि इसका टेप घिस घिसाकर अब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो गया था। लोहे का गज मौजूद था, मगर इससे कमर और सीने की पैमाइश कैसे हो सकती है। इसके अपने कई ब्लाउज मौजूद थे, मगर अब चूंकि वो पहले से कुछ मोटी हो गई थी, इसलिए सारी पैमाइश दोबारा करना चाहती थी। कमीज उतारकर इसने मोमिन को आवाज दी। जब वो आया तो इससे कहा, जाओ मोमिन, दौड़कर 6 नंबर से कपड़े का गज ले आओ। कहना शकीला बीबी मांगती है। मोमिन की निगाहें शकीला की सफेद बुनियान से टकराईं। वो कई बार शकीला बीबी को ऐसी बुनियानों में देख चुका था, मगर आज इसे एक अजीब किस्म की झिझक महसूस हुई। इसने अपनी निगाहों का रुख दूसरी तरफ फेर लिया और घबराहट में कहा, कैसा गज बीबी जी? शकीला ने जवाब दिया, कपड़े का गज। 1 गज तो ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये लोहे का है। एक दूसरा गज भी होता है कपड़े का। जाओ 6 नंबर में जाओ और दौड़कर इनसे ये गज ले आओ।
कहना शकीला बीबी मांगती हैं। 6 नंबर का फ्लैट बिल्कुल करीब था। मोमिन फौरन ही कपड़े का गज लेकर आ गया। शकीला ने इसके हाथ से ले लिया और कहा, यहां ठहर जा, इसे अभी वापस ले जाना। फिर वो अपनी बहन रजिया से मुखातिब हुई, इन लोगों की कोई चीज अपने पास रख ली जाए तो वो बुढ़िया तकाजे कर करके परेशान कर देती है। इधर आओ, ये गज लो और यहां से मेरा माप लो। रजिया ने शकीला की कमर और सीने का माप लेना शुरू किया तो इनके दरमियान कई बातें हुई। मोमिन दरवाजे की दहलीज पर खड़ा तकलीफ दे खामोशी से ये बातें सुनता रहा। रजिया, तुम गज को खींचकर माप क्यों नहीं लेती? पिछली दफा भी यही हुआ, जब तुमने माप लिया और मेरे ब्लाउज का सत्यानाश हो गया। ऊपर के हिस्से पर अगर कपड़ा फिट ना आए तो इधर उधर बगलों में झोल पड़ जाते हैं। कहां का लूं, कहां का ना लूं, तुम तो अजीब मखमसे में डाल देती हो। यहां का माप लेना शुरू किया था तो तुमने कहा जरा नीचे का लो, जरा छोटा बड़ा हो गया तो कौन सी आफत आ जाएगी। सुरैया को देखो कैसे फिट कपड़े पहनती है, मजाल है जो कहीं शिकन पड़े, कितने खूबसूरत मालूम होते हैं। ऐसे कपड़े लो, अब तुम माप लो। ये कहकर शकीला ने सांस के जरिए अपना सीना फुलाना शुरू किया। जब अच्छी तरह भूल गया तो सांस रोककर इसने घुटी घुटी आवाज में कहा, लो अब जल्दी करो। जब शकीला ने सीने की हवा खारिज की तो मोमिन को ऐसा महसूस हुआ कि इसके अंदर रबड़ के कई गुब्बारे फट गए हैं। इसने घबराकर कहा, गज लाइए बीबी जी, दे आऊं। शकीला ने इसे झड़क दिया, जरा ठहर जा। ये कहते हुए कपड़े का गज इसके नंगे बाजू से लिपट गया। जबकि शकीला ने इसे उतारने की कोशिश की तो मोमिन को इसकी सफेद बगल में काले काले बालों का एक गुच्छा नजर आया। मोमिन की अपनी बगलों में भी ऐसे ही बाल उग रहे थे, मगर यह गुच्छा इसे बहुत भला मालूम हुआ। एक सनसनी सी इसके सारे बदन में दौड़ गई। एक अजीबो गरीब ख्वाहिश इसके दिल में पैदा हुई कि ये काले काले बाल इसकी मूछें बन जाएं। बचपन में वो भुट्टों के काले और सुनहरी बाल निकालकर अपनी मूछें बनाया करता था। इनको अपने बालाई होंठ पर जमाते वक्त जो सरसराहट इसे महसूस होती थी, इस किस्म की सरसराहट इस ख्वाहिश ने इसके बालाई होंठ और नाक में पैदा कर दी। शकीला का बाजू अब नीचे झुक गया था और बगल छुप गई थी, मगर मोमिन भी काले बालों का वो गुच्छा देख रहा था। इसके तस्वुर में शकीला का बाजू देर तक वैसे ही उठा रहा और बगल में इसके स्याह बाल झांकते रहे। थोड़ी देर बाद शकीला ने मोमिन को गज दे दिया और कहा, जाओ वापस दे आओ, कहना बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। मोमिन गज वापस देकर बाहर सहन में बैठ गया। इसके दिलो दिमाग में धुंधले धुंधले ख्याल पैदा हो रहे थे। देर तक उनका मतलब समझने की कोशिश करता रहा। जब कुछ समझ में ना आया तो इसने गैर इरादी तौर पर अपना छोटा सा ट्रंक खोला, जिसमें इसने ईद के नए कपड़े बनवा रखे थे। जब ट्रंक का ढकना खोला और नए लट्ठे की बू इसकी नाक तक पहुंची तो इसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि नहा धोकर ये नए कपड़े पहनकर वो सीधा शकीला बीबी के पास जाए और इसे सलाम करे। इसकी लट्ठे की शलवार किस तरह खड़खड़ करेगी, और इसकी रूमी टोपी का ख्याल आते ही मोमिन की निगाहों के सामने इसका फंदना आ गया और फंदना फौरन ही इन काले काले बालों के गुच्छे में तब्दील हो गया जो उसने शकीला की बगल में देखा था। इसने कपड़ों के नीचे से अपनी नई रूमी टोपी निकाली और इसके नरम और लचकीले फंदने पर हाथ फेरना शुरू ही किया था कि अंदर से शकीला बीबी की आवाज आई, मोमिन। मोमिन ने टोपी ट्रंक में रखी, ढकना बंद किया और अंदर चला गया, जहां शकीला नमूने के मुताबिक ओदी साटन के कई टुकड़े काट चुकी थी। इन चमकीले और फिसल फिसल जाने वाले टुकड़ों को एक जगह रखकर वो मोमिन की तरफ मुतवज्जे हुई। मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, सो गए थे क्या? मोमिन की जुबान में लुकनत पैदा हो गई। नहीं बीबी जी, तो फिर क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर करते होगे। शकीला ये सवाल किए जा रही थी, मगर इसका ध्यान असल में ब्लाउज की तरफ था, जिसे अब इसे कच्चा करना था। मोमिन ने खसियानी हंसी के साथ जवाब दिया, ट्रंक खोलकर अपने नए कपड़े देख रहा था। शकीला खिलखिलाकर हंसी। रजिया ने भी इसका साथ दिया। शकीला को हंसते देखकर मोमिन को एक अजीब तस्कीन महसूस हुई और इस तस्कीन ने इसके दिल में यह ख्वाहिश पैदा की कि वो कोई ऐसी मुज़हिका खेज तौर पर अहमकाना हरकत करे जिससे शकीला को और ज्यादा हंसने का मौका मिले। चुनाचा लड़कियों की तरह लहजे में शर्माहट पैदा करके इसने कहा, बड़ी बीबी जी से पैसे लेकर मैं रेशमी रुमाल भी लूंगा। शकीला ने हंसते हुए इससे पूछा, क्या करोगे इस रुमाल को? मोमिन ने जवाब दिया, गले में बांध लूंगा बीबी जी, बड़ा अच्छा मालूम होगा। ये सुनकर शकीला और रजिया दोनों देर तक हंसती रहीं। गले में बांधोगे तो याद रखना इसे फांसी दे दूंगी। ये कहकर शकीला ने अपनी हंसी दबाने की कोशिश की और रजिया से कहा, कम वक्त ने मुझसे काम ही भुला दिया। रजिया, मैंने इसे क्यों बुलाया था?
रजिया ने जवाब ना दिया और नई फिल्मी तर्ज गुनगुनाना शुरू कर दी, जो वो 2 रोज से सीख रही थी। इस दौरान मैं शकीला को खुद ही याद आ गया कि इसने मोमिन को क्यों बुलाया था। देखो मोमिन, मैं तुम्हें यह बुनियान उतार कर देती हूँ। दवाइयों के पास जो एक दुकान नई खुली है ना, वहां जहां तुम उस दिन मेरे साथ गए थे, वहां जाओ और पूछ के आओ कि ऐसी 6 बुनियानों के वो क्या लेगा। कहना हम 6 लेंगे, इसलिए कुछ रियायत जरूर करे। समझ लिया ना? मोमिन ने जवाब दिया, जी हां। अब तुम परे हट जाओ। मोमिन बाहर निकलकर दरवाजे की ओट में हो गया। चंद लम्हात के बाद बुनियान इसके कदमों के पास आ गिरा और अंदर से शकीला की आवाज आई, कहना हम इस किस्म की ही डिजाइन की बिल्कुल यही चीज लेंगे, फर्क नहीं होना चाहिए। मोमिन ने बहुत अच्छा कहकर बुनियान उठा लिया, जो पसीने के बायस कुछ कुछ गीला हो रहा था, जैसे किसी ने भाप पर रखकर फौरन ही उठा लिया हो। बदन की बू भी इसमें बसी हुई थी, मीठी मीठी गर्मी भी थी। ये तमाम चीजें इसको बहुत भली मालूम हुई। उस बुनियान को, जो बिल्ली के बच्चे की तरह मुलायम था, अपने हाथों में मसलता हुआ बाहर चला गया। जब भाव दरियाफ्त करके बाजार से वापस आया तो शकीला ब्लाउज की सिलाई शुरू कर चुकी थी। इस ऊदी ऊदी साटन के ब्लाउज की, जो मोमिन की रोमी टोपी के फंदे से कहीं ज्यादा चमकीली और लचकदार थी, ये ब्लाउज शायद ईद के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि ईद अब बिल्कुल करीब आ गई थी। मोमिन को एक दिन में कई बार बुलाया गया, धागा लाने के लिए, इस्त्री निकालने के लिए, सुई टूट गई तो नई सुई लाने के लिए। शाम के करीब जब शकीला ने दूसरे रोज पर बाकी काम उठा दिया तो धागे के टुकड़े और ओदी साटन की बेकार कतरें उठाने के लिए भी इसे बुलाया गया। मोमिन ने अच्छी तरह जगह साफ कर दी, बाकी सब चीजें उठाकर बाहर फेंक दी, मगर साटन की चमकीली कतरें अपनी जेब में रख लीं, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो उनका क्या करेगा। दूसरे रोज उसने जेब से कतरें निकाली और अलग बैठकर इनके धागे अलग करने शुरू कर दिए। देर तक वो उस खेल में मशगूल रहा, हत्ता के धागे के छोटे छोटे टुकड़ों का एक गुच्छा सा बन गया। इसको हाथ में लेकर वो दबाता रहा, मसलता रहा, लेकिन इसके तस्वुर में शकीला की वही बगल थी, जिसमें इसने काले काले बालों का एक छोटा सा गुच्छा देखा था। उस दिन भी उसे शकीला ने कई बार बुलाया। उदी साटन के ब्लाउज की हर शक्ल उसकी निगाहों के सामने आती रही। पहले जब उसे कच्चा किया गया था तो इस पर सफेद धागे के बड़े बड़े टांके जा बजा फैले हुए थे। फिर उस पर इस्त्री फेरी गई, जिससे सब शिकनें दूर हो गईं और चमक भी दुबाला हो गई। उसके बाद कच्ची हालत में ही शकीला ने उसे पहना, रजिया को दिखाया। दूसरे कमरे में सिंगार मेज के पास आईने में खुद इसको हर पहलू से अच्छी तरह देखा। जब पूरा इत्मीनान हो गया तो इसे उतारा। जहां जहां तंग या खुला था वहां निशान लगाए, उसकी सारी खामियां दूर की, एक बार फिर पहन कर देखा। जब बिल्कुल फिट हो गया तो पक्की सिलाई शुरू की। उधर साटन का यह ब्लाउज सिया जा रहा था, इधर मोमिन के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालों के टांके उधड़ रहे थे। जब उसे कमरे में बुलाया जाता और उसकी निगाहें चमकीली साटन के ब्लाउज पर पड़ती तो इसका जी चाहता कि वो हाथ से छूकर उसे देखे। सिर्फ छूकर ही नहीं, बल्कि उसकी मुलायम और रुईदार सतह पर देर तक हाथ फेरता रहे अपने खुरदरे हाथ। उसने उस साटन के टुकड़ों से इसकी मुलायमत का अंदाजा कर लिया था। धागे जो उसने उन टुकड़ों से निकाले थे और भी ज्यादा मुलायम हो गए थे। जब उसने उनका गुच्छा बनाया तो दबाते वक्त उसे मालूम हुआ कि इनमें रबड़ी किसी लचक भी है। वो जब भी अंदर आकर ब्लाउज को देखता तो ख्याल फौरन उन बालों की तरफ दौड़ जाता जो उसने शकीला की बगल में देखे थे, काले काले बाल। मोमिन सोचता था कि वो भी साटन ही की तरह मुलायम होंगे। ब्लाउज बिलाखिर तैयार हो गया। मोमिन कमरे के फर्श पर गीला कपड़ा फेर रहा था कि शकीला अंदर आई। कमीज उतार कर इसने पलंग पर रखी। इसके नीचे इसी किस्म का सफेद बुनियान था, जिसका नमूना लेकर मोमिन भाव दरियाफ्त करने गया था। इसके ऊपर शकीला ने अपने हाथ का सिला हुआ ब्लाउज पहना, सामने के हुक लगाए और आईने के सामने खड़ी हो गई। मोमिन ने फर्श साफ करते हुए आईने की तरफ देखा। वो इस कदर चमकता था कि मालूम होता था साटन का रंग सफेद हो गया है। शकीला की पीठ मोमिन की तरफ थी, जिस पर रीढ़ की हड्डी की लंबी झुरी ब्लाउज फिट होने के बायस अपनी पूरी गहराई के साथ नुमाया थी। मोमिन से रहा ना गया, चुनाचा इसने कहा, बीबी जी, आपने दर्जियों को भी मात कर दिया है। शकीला अपनी तारीफ सुनकर खुश हुई, मगर वो रजिया की राय तलब करने के लिए बेकरार थी, इसलिए वो सिर्फ अच्छा ही ना कहकर बाहर दौड़ गई। मोमिन आईने की तरफ देखता रह गया, जिसमें ब्लाउज का स्याह और चमकीला अक्स देर तक मौजूद रहा। रात को जब वो फिर इस कमरे में सुराही रखने के लिए आया तो इसने खोंटी पर लकड़ी के हैंगर में इस ब्लाउज को देखा। कमरे में कोई मौजूद नहीं था।
चुनाचे आगे बढ़कर पहले इसने इसे गौर से देखा, फिर डरते डरते इस पर हाथ फेरा। ऐसा करते हुए यूं लगा कि कोई इसके जिस्म के मुलायम रुओं पर हौले हौले बिल्कुल हवाई लम्स की तरह हाथ फेर रहा है। रात को जब वो सोया तो इसने कई ओट पटांग ख्वाब देखे। डिप्टी साहब ने पत्थर के कोयलों का एक बड़ा ढेर इसे कूटने को कहा। जब इसने एक कोयला उठाया और इस पर हथौड़े की जरब लगाई तो वो नरम नरम बालों का एक गुच्छा बन गया। ये काली खांड के महीन महीन तार थे जिनका गोला बना हुआ था। फिर ये गोले काले रंग के गुब्बारे बनकर हवा में उड़ना शुरू हो गए। बहुत ऊपर जाकर ये फटने लगे। फिर आंधी आ गई और मोमिन की रोमी टोपी का फंदना कहीं गायब हो गया। फुनने की तलाश में निकला, देखी और अनदेखी जगहों में घूमता रहा। नए लट्ठे की बू भी यहीं कहीं से आना शुरू हो गई। फिर ना जाने क्या हवा एक काली साटन की ब्लाउज पर इसका हाथ पड़ा। कुछ देर तक वो किसी धड़कती हुई चीज पर अपना हाथ फेरता रहा, फिर दफातन हड़बड़ा कर उठ बैठा। थोड़ी देर तक वो कुछ समझ ना सका क्या हो गया है। इसके बाद इसे खौफ, ताज्जुब और एक अनोखी ठीस का एहसास हुआ। इसकी हालत उस वक्त अजीबो गरीब थी। पहले इसे तकलीफ दे हरारत महसूस हुई, मगर चंद लम्हात के बाद एक ठंडी सी लहर इसके जिस्म में रेंगने लगी।